आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है। और सिंप्लेक्स मेथड में हमने अभी तक, ठीक है, कुछ क्वेश्चन किए सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करने के। आज हम पढ़ेंगे टू फेज़ मेथड, ठीक है। तो टू फेज़ मेथड, ये क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 10 दिया। जो 10 से पहले जो तुम्हारे क्वेश्चन है 9 तक, वो सभी कर लेना, हो जाएंगे वो, ठीक है। तो उस तरह के सब क्वेश्चन मैंने करा दिए। तो जो नहीं ना हो वो प्रॉब्लम मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो 9 तक तो सारे कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, ठीक है। टू फेज़ मेथड स्टार्ट करेंगे। तो इन्होंने दिया सोल्व द फॉलोइंग एलपीपी यूजिंग टू फेज़ मेथड। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी है, हमें किससे सोल्व करनी है? टू फेज़ मेथड से सोल्व करनी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं टू फेज़ मेथड से। तो ये मेथड सारा मैं इसी में समझा दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए जो गिवन प्रॉब्लम है वो कैसी होनी चाहिए? मैक्सिमाइजेशन होनी चाहिए। यहाँ लिख देंगे द गिवन प्रॉब्लम इज मिनिमाइजेशन। द गिवन प्रॉब्लम इज कैसी है ये? मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन convert it into किस में कन्वर्ट कर दीजिए इसको? मैक्सिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो जो ये फंक्शन है मैक्सिमम का, ठीक है, मिनिमम का क्या हो जाएगा? मैक्सिमम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में माइनस जेड हो जाएगा, इधर जाएगा कितना? माइनस x1 और कितना? माइनस x2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस जेड को क्या मान लेते हैं? माइनस जेड को मान लेते हैं जेड डैश। तो मैक्सिमम जेड डैश इक्वल टू माइनस x1 माइनस x2 आ जाएगा। और ऑल बी आईज नॉन नेगेटिव होने चाहिए, ऑलरेडी नॉन नेगेटिव है ये, ठीक है। तो लिख देंगे ऑल बी आईज आर ऑलरेडी कैसे हैं ये? नॉन नेगेटिव। इसके बाद क्या करते हैं? कन्वर्ट द कंस्ट्रेंट्स इनटू इक्वेशन, ठीक है। कन्वर्टिंग द कंस्ट्रेंट्स इनटू इक्वेशंस बाय इंट्रोड्यूसिंग, ठीक है। ग्रेटर देन है तो क्या ऐड कराना पड़ेगा इसमें? ठीक है, हमें सिलेक्ट किया सरप्लस, ठीक है। सरप्लस वेरिएबल, जब भी ग्रेटर देन का साइन हो तो क्या हम इंट्रोड्यूस कराते हैं? सरप्लस। तो जैसे हम इसमें माइनस x3 और इसमें माइनस x4 इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। और तब ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स नहीं बनेगा, तो हमें इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यदि जब हम टेबल बनाते हैं तो टेबल में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है, उससे हम क्या निकालते हैं? बेसिक वेरिएबल। तो इसमें नहीं बन रहे तो इसमें हमें क्या जोड़ने पड़ेंगे? आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये पहले से थोड़ा सा डिफरेंट है ये। तो लिख देंगे कन्वर्टिंग द कंस्ट्रेंट्स इनटू इक्वेशंस बाय इंट्रोड्यूसिंग, ठीक है, क्या क्या? सरप्लस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल। आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। तो चलिए इंट्रोड्यूस करा लीजिए। क्या आ जाएगा यहाँ से? ये 2x1 प्लस x2 माइनस x3, एक नया वेरिएबल a1 जोड़ दिया। चलिए हमने ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। यहाँ देखिए 2 नहीं x1 प्लस 7 x2, ठीक है। सरप्लस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सरप्लस x4 आ जाएगा। आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ेंगे। आर्टिफिशियल वेरिएबल इसलिए जोड़ रहे हैं जिससे कि यूनिट मैट्रिक्स बन जाए। तो क्योंकि इनसे यूनिट मैट्रिक्स नहीं बनेगा, तब यूनिट मैट्रिक्स नहीं बनता तो हमें क्या जोड़ने पड़ते हैं? आर्टिफिशियल वेरिएबल। और इक्वल किसके आ जाएगा? ये 7 के। एंड x1 x2 x3 x4 आर्टिफिशियल वेरिएबल a1
A2, ये सब बड़े होते हैं किससे? 0 से बड़े होते हैं ये, ठीक है। इसके बाद इसमें फेज़ फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मेथड का नाम है हमारा 2 फेज़ मेथड। तो 2 फेज़ में क्वेश्चन होता है, ठीक है। सबसे पहले फेज़ फर्स्ट, तो फेज़ फर्स्ट में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आया ये हमारा मैक्सिमम जेड डबल डैश मान लेंगे, डैश तो इसमें मान रखा, जितने भी ये वेरिएबल हैं, ठीक है, सरप्लस या स्लैक, और जो ये वेरिएबल हैं इनकी कॉस्ट हम 0 लेते हैं, इसमें 0x1 लेंगे, 0x2, 0x3, 0x4, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उनकी कॉस्ट माइनस लेते हैं फेज़ फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, -a1 और माइनस कितना हो जाएगा a2। तो फेज़ फर्स्ट का ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो भी वेरिएबल हैं उनकी कॉस्ट कितनी लेते हैं हम 0 लेते हैं, और आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट कितनी लेते हैं माइनस लेते हैं, -1 लेते हैं। इसके बाद स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल, फेज़ फर्स्ट में स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल, तो सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं। तो चलिए सिंप्लेक्स टेबल देख लीजिए ध्यान से, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाकर टेबल इधर बनाऊंगा, तो इतना नोट कर लीजिए तुम पहले, ठीक है। तो इसमें स्क्रीनशॉट तो तुम ले नहीं सकते, तो पॉज करके इसको, ठीक है, नोट कर सकते हो। तो चलिए फेज़ फर्स्ट में हमने ये स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल, ठीक है, सिंप्लेक्स टेबल में बेसिक वेरिएबल CB, XB और जो भी वेरिएबल है इनकी वैल्यू देखिए, यहाँ से कितना आ जाएगा y1, y2, y3, y4, थोड़ा और गैप दे दीजिए ज़्यादा, y1, y2, y3, y4, a1, a2। यहाँ क्या लिखते हैं CJ, और CJ इस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से ये वैल्यू रखी जाती है फेज़ फर्स्ट में। इनकी कॉस्ट देखिए कितनी 0, 0, 0, ठीक है। तो A4 तक, Y4 तक 0, फिर यहाँ क्या आ जाएगी -1, और ये कितनी आ जाएगी -1, ठीक है। चलिए टेबल में यहाँ वैल्यू रख लीजिए, 4 7 आ जाएगा XB, 4 और कितना आ जाएगा ये 7, और इनके कोफिशिएंट रख दीजिए, ठीक है। 4 और कितना आ गया ये 7 आ गया, वहाँ से देखना कोफिशिएंट 2, 1, -1, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 0, A1 का कोफिशिएंट 1, A2 तो उसमें है ही नहीं, तो कितना आ जाएगा 0। यहाँ देखिए 1, 7, -1, नहीं y3 थोड़ी है इसमें, x3 थोड़ी है, तो कितना आएगा 0, x4 का कोफिशिएंट -1, यहाँ देखिए 0 और यहाँ कितना 1 आ जाएगा। इसके बाद डेल्टा J, डेल्टा J की वैल्यू आ जाएगी यहाँ, ठीक है। तो बेसिक वेरिएबल, देखो आर्टिफिशियल वेरिएबल क्यों जोड़ने पड़े इसमें, क्योंकि यदि ये ना जोड़ते तो इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनता, क्योंकि इसमें माइनस आ रहा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनता। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें क्या जोड़ने पड़ते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ने पड़ते हैं। यदि ना बन रहा हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तब हमें क्या जोड़ने पड़ेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ने पड़ेंगे। तो चलिए इनसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना, तो यहाँ क्या आ जाएगा A1 आ जाएगा बेसिक वेरिएबल में, और यहाँ कितना आ जाएगा A2। इनकी कॉस्ट देख लीजिए ऊपर से कितनी -1 और कितनी -1, ठीक है। इसके बाद डेल्टा J देखिए यहाँ कितना आएगा, डेल्टा J का मैं फिर फॉर्मूला बता देता हूँ। डेल्टा J बराबर किसके होता है, CJ माइनस CB YJ होता है। हमें डेल्टा 1 निकालना, तो C1 में से घटाना पड़ेगा, 0 में से घटाना पड़ेगा, CB की और इसकी गुना करनी पड़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा -2, -1, -3 +3 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 0 माइनस करना पड़ेगा, 0
-1 -7 -8 बाहर से +8 हो जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस और एक फार्मूले माइनस कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और यहाँ भी कितना आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा और -1 +1 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये भी कितना आ जाएगा, 0। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये डेल्टा जे की वैल्यू आ गई। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 8 है, इनकमिंग वेक्टर। चलिए यहाँ क्या निकालते हैं, मिनिमम रेशो। मीन रेशो बराबर कितना होता है, XB बटे इनकमिंग वेक्टर। ठीक है, XB बटे इनकमिंग वेक्टर 4/1 4 आ जाएगा, 7/7 ठीक है 1 आ जाएगा। तो ये होगा हमारा आउटगोइंग वेक्टर, ये हमारा इनकमिंग वेक्टर की एलिमेंट कौन आएगा, हमारा 7 आएगा। तो आउटगोइंग कौन चला जाएगा यहाँ से, A2, A1 तो ऐसे ही रहेगा। A2 की जगह बताना कौन आ जाएगा, Y2 आ जाएगा। तो चलिए आगे देखिए इसको, टेबल को। जो की एलिमेंट है उससे 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 बनाने के लिए चलो इनके कोफिशिएंट लिख दीजिए, A1 का -1, Y2 को ज़रा देखना। 0 किससे डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 0 -1/7 और कितना 0 ठीक है। और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल निकल गया, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल कौन निकल गया, A2 निकल गया। तो उसको छोड़ देते हैं, A2 को छोड़ दीजिए, यहाँ क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर क्या निकाल लेंगे, डेल्टा जे निकाल लेंगे। तो डेल्टा जे देख लीजिए क्या आएगा। डेल्टा जे से पहले यहाँ की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो यहाँ की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी। तो चलिए यहाँ की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, कितना 4। भाई कैसे देखते हैं, मैंने तुम पहले बताया, इन चारों को लीजिए, जहाँ रखना उसमें से घटाना, इनकी मल्टीप्लाई करनी। 4 -7/7 हो जाएगा। 4 -1, 4 -1 कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। की एलिमेंट के ऊपर भी 0 रख देते हैं, यहाँ नीचे भी 0 रख देते हैं। इसके बाद यहाँ देखना, इन चारों से देखना, 2 -1/7, 7 दूनी 14, 13/7 आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ के लिए देखना, -1 ये 0 हो जाएगा, तो ये तो -1 ही आ जाएगा। 0 माइनस फॉर्मूले में माइनस ये प्लस के 1/7 आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल आउटगोइंग हो जाएगा उसको यहाँ नहीं लिखते। ठीक है, इस तरीके से क्रॉस के मार्क लगा सकते हैं यहाँ पे। चलिए डेल्टा 1 निकालिए। 0 माइनस, ठीक है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करना, तो कितना आ जाएगा ये, माइनस के 13/7, ये 0 हो जाएगा, तो प्लस के कितना आ जाएगा, ये 13/7 आ जाएगा। चलिए यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, 0 माइनस इसकी गुना कर दीजिए, 0 माइनस माइनस प्लस के 1 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताना कितना आ जाएगा, 0 माइनस, ठीक है, ये आ जाएगा कितना, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 1/7, ये 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। यहाँ देखना -1, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 0 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी इसमें, 13/7, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा इनकमिंग वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ निकालिए XB बटे इनकमिंग वेक्टर, XB बटे इनकमिंग वेक्टर 3/ये यानी कि 21/13। यहाँ कितना आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा यानी कि 7 आ जाएगा। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू देखते हैं, सबसे छोटी वैल्यू इसमें ये है, तो की एलिमेंट कौन आ जाएगा, 13/7 हमारा क्या आ जाएगा,
की एलिमेंट आ जाएगा। तो चलिए आगे देखिए इसको, ठीक है। तो इसमें ये निकल गया, आ कौन गया यहाँ पे, y1 आ गया, और यहाँ कितना y2, ठीक है। तो टेबल को आगे बना लेंगे। तो ये टेबल हमने आगे बना ली। यहाँ कितना आ जाएगा, डेल्टा जी आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए, इनकी कॉस्ट बताना y1 की 0, और ये देखना कितनी 0, 3 अपॉन ये करेंगे तो कितना बचेगा, ये 21/13 बचेगा। यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ कितना 0 ही रहेगा, माइनस के 7/13 आ जाएगा, ठीक है। 1/7, 13/7, 1 कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ओके, a1 निकल गया, तो इसको भी छोड़ देते हैं। जो आर्टिफिशियल वेरिएबल निकल गए उनको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ की वैल्यू बताना कितनी आएगी, 1 माइनस इसकी गुना करेंगे 3/7/13/7 कट जाएगा, 13 माइनस 3 10/13 आ जाएगा ये। यहाँ कितना आएगा 0 आएगा, यहाँ कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो इसके बाद ना यहाँ की वैल्यू देखिए, यहाँ की वैल्यु 1 ही आ जाएगी। यहाँ की देखना 0 माइनस माइनस प्लस फॉर्मूले में एक माइनस है कि ये प्लस हो गया ही, 1/7, 13/7, 7 कट गया, 1 कितना आ जाएगा ये 13 आ जाएगा। चलिए यहाँ की वैल्यू बताना कितनी आ जाएगी, माइनस की 1/7, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस 1/7 इंटू 1/7 अपॉन 13/7, एक 7 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, माइनस की 1/7 माइनस की 1/7 इंटू 13 कॉमन ले लीजिए, 1/7 कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ से 1 + 1/13 बच जाएगा, 13 और 1 14 हो जाएगा ये। तो 1/7 इंटू 14 13, तो ये बच जाएगा, ठीक है, 14/91। चलिए अब क्या निकाल लेंगे हम, डेल्टा जे निकाल लेंगे। एक बार और देख लेना ये वैल्यू, भाई कितना था ये, माइनस की 1/7 था ये, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये, यहाँ देखना एक बार, इसके लिए तो देख रहे, हाँ माइनस ही आएगा, माइनस 1/7, 1/7, 13/7 कट जाएगा, ठीक है ये। तो इसके बाद डेल्टा जे निकालिए, ठीक है। तो डेल्टा जे यहाँ बताना कितना आ जाएगा, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, 0 इनकी गुना करेंगे 0 आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ये कंप्लीट कर लीजिए अभी, ठीक है। इसके बाद ना फेज हमारा सेकंड स्टार्ट होगा, तो इतना भी नोट करिए। दूसरी टेबल बनेगी फेज सेकंड में, उसको मैं उधर बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इससे आगे देखिए, और इसको भी ठीक कर लेना। यहाँ कैसे भी आएगा चिन्ह, माइनस का आएगा, और 7 से कट भी जाएगा ये, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, माइनस के 2/13 में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आगे देखिए, इसमें जो सारे डेल्टा जे हैं इसमें, सिंस ऑल डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0 एंड नो आर्टिफिशियल वेरिएबल, ठीक है। आर्टिफिशियल वेरिएबल appears in the basis
ठीक है। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, ठीक है, टू द ऑक्सिलरी प्रॉब्लम, ऑक्सिलरी माने होता है सहयोगी प्रॉब्लम। तो जो इसकी सहयोगी प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, ऑप्टिमल होगा। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फेज सेकंड। तो फेज सेकंड से निकलेगा, उसका सॉल्यूशन निकलेगा। फेज सेकंड देख लीजिए। तो फेज सेकंड में मैक्सिमम जेड डैश देखना कितना था, माइनस से गुना करी थी। हमारा क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमम जेड डैश जो था, क्वेश्चन कहाँ चला गया, ये बुक में था, ये था माइनस के, ठीक है, माइनस के x1 माइनस कितना x2, और जो वेरिएबल हमने इसमें जोड़ रखे उनकी कोस्ट इसमें 0 लेते हैं, x3 और कितना x4। इसके बाद टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो टेबल देखिए, इसके बाद टेबल में सबसे पहले बेसिक वेरिएबल लिखते हैं, कितना बेसिक वेरिएबल, फिर क्या लेते हैं CB लेते हैं, यहाँ क्या लेते हैं XB, Y1, Y2, Y3, Y4, आगे क्या लेते हैं मिनिमम रेशो, ऊपर लेते हैं CJ, यहाँ क्या लेते हैं CJ, जो ये हमारी ओरिजिनल मैक्सिमम जेड था, CJ की वैल्यू इससे लेते हैं। तो कितनी आ जाएगी यहाँ -1, इसकी कोस्ट कितनी -1 0 0, ठीक है। इसके बाद में टेबल की वैल्यू रखते हैं, वो यहाँ से रख लेते हैं, कितनी 21/13, 10/13, 1 0 0 1, -7/13, 1/13, 1/13, -2/13 लिख सकते हैं, इसको सोल्व करके 2/13 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक वेरिएबल कैसे लेते हैं, जो ये क्या बनाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या क्या आ जाएगा यहाँ से y1 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा y2, इनकी कोस्ट देखना ऊपर -1, इसकी कोस्ट देखना -1। इसके बाद क्या लेते हैं डेल्टा J की वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। तो डेल्टा J देखिए क्या आ जाएगा, डेल्टा J का फॉर्मूला तुम्हें याद ही होगा, ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा डेल्टा 1 निकालना हमें, -1 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 + 1 यहाँ क्या आ जाएगा, ये 0। चलो आगे देखिए, माइनस यहाँ भी कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। आगे देखना 0 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7/13, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 1/13, तो माइनस के 6/13 आ जाएगा, ये माइनस के 6/13। लास्ट वाली वैल्यू देखिए, ठीक है, वहाँ की वैल्यू देखना 0 माइनस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 1/13 माइनस के प्लस के 2/13, तो ये बच जाएगा 1/13, माइनस के हो जाएंगे माइनस के 1/13। तो इसमें सारी डेल्टा J कैसे आ गई, <= 0 आ गई। तो लिख देंगे सिंस ऑल डेल्टा J <= 0 देन सॉल्यूशन इज कैसा होगा, ये ऑप्टिमल होगा। तो इससे गिवन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे दी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, दी ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज x1 की वैल्यू बताना कितनी आएगी, दिख जाएगी नीचे, चलो दिख जाएगी। x1 बराबर यहाँ से आएगा, xb में से लेते हैं 21/13, x2 बताना, x2 बराबर आ जाएगा 10/13, और मिनिमम z बताना, मिनिमम z = तो हमारा ये देखना मिनिमम z क्या था, मिनिमम z था हमारा x1 + x2 था ना, x1 का मान रखना ज़रा इसमें
तो ये बन जाएगा कितना 10 21 31/13 ये मिनिमम जेड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो टू फेज मेथड थोड़ा बड़ा मेथड है, ये 1-2 बार करेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ये अभी थोड़ा सा लग रहा होगा तुम्हें कि ये तो थोड़ा और भी हार्ड आ गया, पर ऐसे 1-2 क्वेश्चन करेंगे टू फेज मेथड भी तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट टर्न पर करते हैं। ठीक है, तो इसके 1-2 क्वेश्चन करके देख लेना। ठीक है, और जो ये 9 तक क्वेश्चन है इससे पहले वो सब करके देख लेना सिंप्लेक्स मेथड वाले। ठीक है, इसके बाद में 1-2 क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और बताऊंगा इसका टू फेज मेथड का, तभी अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे बीकेम मेथड। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट तो इसमें तुम ले नहीं सकते, तो इसको पोज करके नोट कर सकते हो। तो चलिए बाकी नेक्स्ट टर्न पे करते हैं।